नमस्ते। वेलकम टू इग्नू विद्या। हम पढ़ रहे हैं यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में। और 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर आप चेक करेंगे तो ये क्वेश्चन आया था। वहाँ पर ये शॉर्ट में लिखने के लिए आया था, लेकिन हो सकता है कि अब आने वाले एग्ज़ाम्स में ये 12 नंबर या 20 नंबर का आ जाए। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सेम चीज़ को हम 20 नंबर में शॉर्ट में तो इतना जितना है उतना लिख के आ जाना, एक आध पॉइंट इवन इसमें से काट ही दोगे, इतना सफिशिएंट है क्योंकि 100 वर्ड्स में लिखना रहता है। लेकिन 12 नंबर या 20 नंबर में आ जाए तो इन्हीं चीज़ों को आप कैसे लिखना है वो भी मैं बीच बीच में बताती जाऊंगी। देखो, अब आप बोलोगे कि ये तो आपने शॉर्ट के हिसाब से बताया, तो 12 और 20 नंबर का हम कैसे लिखेंगे, इसमें इतना मटेरियल है कि नहीं, आपने इतना लिखा है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, देखो जो बात है यंग बंगाल मूवमेंट, अब ये जितना है उतना ही तो रहेगा, चाहे अब तुम इसको 12 नंबर में दे दो या 20 नंबर में। अगर वो लोग क्वेश्चन जैसे बनाने वाला है, कोई क्वेश्चन उसने इस बार मान लो 20 नंबर का दे दिया यंग बंगाल मूवमेंट, और वो दूसरी बार उसको 12 नंबर का दे रहा है, तीसरी बार उसको वो शॉर्ट में भी दे रहा है 6 नंबर के लिए, यानी कि आप भी कर सकते हो, तभी तो कोई एग्ज़ाम बनाने वाला, क्वेश्चन पेपर बनाने वाला ऐसा दे रहा है ना, यानी कि पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है उसमें हम बीच बीच में बात करते जाएंगे। इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं पढ़ाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले। वो ये कि हमें किसी से ये बोलना है कि हम उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं या आई लव यू बोलना है, तो एक आदमी बोलेगा आई लव यू, ठीक है, इसको अदरवाइज मत लेना, क्योंकि जब भी हम आई लव यू बोलते हैं तो एक गलत टाइप का माइंड एक्टिवेट हो जाता है, जिससे ये लगता है कि जिससे ये पता चल रहा है कि हमारा दिमाग कितना नेगेटिव सोचने लगा है। आई लव यू पापा, आई लव यू भाई, आई लव यू मम्मा, ठीक है। तो आई लव यू बोला हमने किसी को, तो ये बात तो निपट गई भाई 3 ही शब्दों में। तो ये आपका 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए हो गया। अब यही बात आपको 20 नंबर के हिसाब से बोलनी है आई लव यू, तो आप बोलोगे आजकल पता नहीं बहुत अजीब सा लग रहा है, किसी काम में मन नहीं लगता, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, ना पढ़ पा रहा हूँ आजकल, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। तुम समझ रहे हो ना, इस तरीके से कहानी की तरह। चलो छोड़ो, यंग बंगाल मूवमेंट देखिए। अब मैंने ये 4 पॉइंट्स लिखे हैं। इंट्रोडक्शन, यंग बंगाल मूवमेंट, जिसमें हम देखेंगे फाउंडर कौन था उसके बारे में जानेंगे, फिर इस मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इम्पैक्ट क्या पड़ा था, ये भी हम देखने वाले हैं। आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले एक छोटा सा 2 या 3 लाइन में आप इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल के ब्लैक पेन से उसको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा करके नीचे आप इंट्रोडक्शन में छोटू सा लिख दिया करो पूरा कि क्या चीज़ है। तो देखो, द यंग बंगाल मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन कलकत्ता। देखो, यंग बंगाल मूवमेंट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यंग लोगों का ग्रुप था, पहली चीज़, बंगाल में ये हो रहा था और मूवमेंट था, तो इसीलिए इसका नाम यंग बंगाल मूवमेंट पड़ गया। ये कलकत्ता में लॉन्च किया गया था एक रेडिकल बंगाली फ्री थिंकर्स के ग्रुप के द्वारा, जिनको हम डेरोजियंस कहते हैं। अब बहुत लोगों को दिक्कत होगी कि रेडिकल का मतलब क्या होता है। तो रेडिकल वो लोग होते हैं जो पॉलिटिकल और सोशल चेंज चाहते हैं, उनको हम रेडिकल कहते हैं। और अब इनको डेरोजियन क्यों कहा जा रहा है, आपके दिमाग में ये वर्ड आ सकता है कि भाई हम इनको डेरोजियन क्यों कह रहे हैं, तो ये आपको आगे समझ में आएगा कि हम इनको डेरोजियन क्यों कह रहे हैं। देखो, मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है कि रेडिकल क्या होता है, वांटिंग ग्रेट सोशल और पॉलिटिकल चेंज। देखिए, यंग बंगाल मूवमेंट को मैंने क्या करा है, शॉर्ट में मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि वाई मतलब यंग, वी से बंगाल और एम से मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट। इसके जो फाउंडर थे वो तो हेनरी लुइस विवियन डेरोजी, ये आ गया डेरोजी, ठीक है। ये कौन है, हेनरी बोल लो आप, तो बस इतना याद कर लो, बड़ा लंबा नाम है, हेनरी डेरोजियो। तो हेनरी डेरोजियो जो हो गए वो फाउंडर है, तो इनके जो फॉलोअर्स हो गए, ठीक है, उनको हम डेरोजियंस कह रहे हैं। जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं और हमको इंडियंस बोला जाता है, वैसे ये डेरोजियो हैं, और इनके जो फॉलोअर्स हैं ना उनको हम डेरोजियन कह रहे हैं। ये कौन थे, ये एंग्लो इंडियन थे भाई। इनके जो पापा थे उनका नाम था फ्रांसिस डेरोजियो,
और इनकी मम्मी का नाम था सोफिया जॉनसन डेरोजियो। मम्मी इनकी इंग्लिश थी, पापा इनके पोर्चुगीज़ थे, पर इनका दिल हिंदुस्तानी था। डेरोजियो ने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करी जब वो 6 साल के थे और 14 वर्ष की आयु तक वो पढ़ते रहे। जब 14 वर्ष की उनकी आयु आई, उन्होंने स्कूल को बाय बाय कर दिया और अपने पापा के साथ काम शुरू कर दिया। कुछ टाइम अपने पिताजी के साथ काम करते रहे और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने अंकल की जो इंडिगो की फैक्ट्री थी, नील की फैक्ट्री थी, ठीक है, भागलपुर में, वहाँ चले गए। अब ये भागलपुर कहाँ है? भागलपुर आता है बिहार में। बिहार से बहती है गंगा मैया, गंगा रिवर, ठीक है। ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, सुन लो अब। गंगा रिवर के किनारे का जो सीन होगा, आंख बंद करके सोचो कितना सुंदर होगा। नदी बह रही है, आसपास का इन्वायरमेंट कितना सुंदर होगा, है ना। तो यहीं पर रहते रहते इनके अंदर का राइटर जाग गया। वहाँ की ब्यूटी को देखकर इनने लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि ये एक राइटर भी थे, ठीक है। अब याद रखना, ये थिंकर हैं, रेडिकल हैं, टीचर भी आपको पता पड़ेगा। और यहाँ से आपको पता पड़ा कि भागलपुर जाकर इनके अंदर का राइटिंग का खुमार भी उभर पड़ा। 1827 में क्या हुआ कि सुनो, ये भागलपुर में थे, लिखना शुरू हो गया। अब इनके पास एक ऑफ़र आता है बंगाल से कि भाई तुम आ जाओ, हम तुमको असिस्टेंट एडिटर बना देंगे या अपने अपने अंदर काम में रख लेंगे। तो ये भाग के आ गए। 1827 में ये असिस्टेंट एडिटर बन गए और फिर कुछ टाइम बाद इन्होंने अपना खुद का न्यूज़पेपर चालू कर दिया, कैलकाटा गैजेट। 17 साल की उम्र में भाई ये टीचर बन गए। जब ये 17 साल के थे 1826 में, तो ये टीचर बन गए। कौन से सब्जेक्ट के? इंग्लिश लिटरेचर के। कहाँ पर? हिंदू कॉलेज में। हिंदू कॉलेज कहाँ है? बंगाल में ही है भाई, बंगाल आ गए थे भागलपुर से। 1828 आते आते, क्योंकि ये खतरनाक टीचर थे भाई, मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया है कि इनके जो, देखो ये टीचर हैं, खुद ही 17 साल के हैं, तो इनके स्टूडेंट्स और छोटे होंगे, मतलब यंग होंगे। अब उनकी ये अपनी जो रेडिकल वाली जो टीचिंग्स हैं वो किसको पास कर रहे हैं? अपने स्टूडेंट्स को पास कर रहे हैं। मोटिवेट करते थे स्टूडेंट्स को कि वो डिबेट करें क्लब में जाके, है ना। मतलब एक रेडिकल व्यू उनके दिमाग में डाल रहे थे। और एक क्लब भी बना दिया था 1828 में, जिसका नाम था द एकेडमिक एसोसिएशन। हमने अभी तक क्या क्या जाना कि ये हेनरी डेरोजियो कितनी सारी चीज़ थे भाई। रेडिकल थे, थिंकर भी थे, टीचर भी थे, राइटर भी थे, एडिटर बन गए हैं। और देखो यहाँ से भी पता पड़ रहा है कि स्कॉलर भी हैं। स्कॉलर मतलब विद्वान। भाई ये विद्वान है, थिंकर हैं बहुत बड़े। इसका हम कैसे कह दें कि विद्वान और थिंकर हैं? क्योंकि बहुत छोटे से टाइम पीरियड के अंदर, बहुत छोटे से टाइम पीरियड के अंदर इन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रुप बच्चों का इकट्ठा कर लिया था, लड़कों का, यंग लड़कों का ग्रुप इकट्ठा कर लिया था। और ये उन लड़कों को क्या इनकरेज करते थे, ज़रा आप बताओगे कि वो क्या इनकरेज करते थे कि बेटा आपको ये करना चाहिए? तो वो इनकरेज करते थे टू थिंक फ्रीली। मतलब हमको फ्रीली थिंक करना चाहिए भाई। थिंक फ्रीली का मतलब क्या है? पहले क्या रहता था कि आज़ादी नहीं थी, आज़ादी, इतनी आज़ादी नहीं थी कि आपको जो मन करे आप सोच सको। अभी अगर मान लो मेरा किसी भी चीज़ का मन कर रहा है, वो मैं कर सकती हूँ। मेरा मन कर रहा है मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं कोई अपना स्टार्टअप चालू कर लूँ, चाहे वो स्टार्टअप किसी भी चीज़ का हो। अब मेरा मन का मतलब ये नहीं कि हमारे किसी को थप्पड़ मारने का मन कर रहे, मतलब एक चीज़ बता रही हूँ, समझो। लेकिन पहले ऐसी चीज़ नहीं थी, आप सोच ही नहीं सकते थे कि इस काम को ऐसे कर लो। तो सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने अपने बच्चों को समझाई, स्टूडेंट्स को, कि आपको फ्रीली थिंक करना है। फ्रीली थिंक मतलब कि आपकी सोच पर किसी किसी का भी वो नहीं होना चाहिए, प्रेशर, कि भाई होता है ना कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अपने मन से सोच नहीं पाते, दबाव होता, हाँ 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 आपने कह दिया, हाँ हाँ हाँ, वो नहीं, फ्रीली सोचो। उसके बाद क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। जो हाँ 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 करते हैं ना, वो तो बेकार लोग हैं भाई। आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। किससे क्वेश्चन करना आना चाहिए? अथॉरिटी से क्वेश्चन करना आना चाहिए आपको। अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ गलत है तो क्वेश्चन करो, आवाज़ उठाओ। किसी भी चीज़ को आंख बंद करके अंधभक्त बन के स्वीकार मत करो। पहली चीज़ सोचो,
समझो, गलत हो क्वेश्चन उठाओ, किसी भी चीज़ को आंख बंद करके स्वीकार मत करो। तो ये सारी टीचिंग्स थी किसकी? डेरोजियो की। अब इनकी जो टीचिंग्स थी वैसे भी जो यंग बच्चे होते हैं ना, उनको खून ज़्यादा गर्म होता है, उससे एक रेवोल्यूशन आ गया बंगाल में। अब बच्चे तो यंग थे, इसलिए उस रेवोल्यूशन का नाम हमने यंग बंगाल मूवमेंट रख दिया। अब भैया उनकी बात, जो रेडिकल लोग नहीं हैं, जो हमारे ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के लोग हैं, जो नहीं चाह रहे हैं कि कोई भी चेंज आए, है ना, उनको तो अच्छी लगेगी नहीं। तो कुछ उनका प्रेशर, कुछ किसी और का प्रेशर भाई, क्योंकि उसमें कब की बात कर रही हूँ, ये 1820s 30s कब की बात कर रही हूँ, उस ज़माने की बात चल रही है ये। तो इस सब के बावजूद इस सब के कारण कि वो बहुत ज़्यादा रेडिकल हैं, बच्चों को भड़का रहे हैं, इस तरह के रीजंस बताते हुए उन्हें अपनी पोस्ट से, टीचर की पोस्ट से 1831 में हटा दिया जाता है। अब यहाँ आप देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं यंग बंगाल मूवमेंट के। आप अपनी मोबाइल को टेढ़ा कर लेना, मुझे फ़ोटो सही से क्लिक करना नहीं आया। अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखने होंगे तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स बता देती हूँ। इस तरह की हेडिंग में लिख लेना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, टू स्प्रेड रेडिकल आइडियाज़। देखो, अगर आपको 6 नंबर में लिख के आना है ना, तो जितना ये है ये सफिशेंट है, आपके 100 वर्ड हो जाएंगे, थोड़ा बहुत इधर से काट छाट करके, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपका 12 या 20 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, तो 12 या 20 नंबर में इस तरीके से आ जाता है कि इम्पैक्ट क्या था या फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो आपने जैसे ये पॉइंट लिखा, टू स्प्रेड रेडिकल आइडियाज़, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके इसके अंदर लिख दो कि रेडिकल आइडियाज़ कैसे, टू थिंक पॉलिटिकल, टू ब्रिंग पॉलिटिकल चेंज, टू ब्रिंग सोशल चेंज। इसी बातों को लंबा चौड़ा कर दो बस, और कुछ नहीं करना। क्योंकि जब हेनरी डेरोजियो ने ही इतना ही काम किया, तो आप उतना ही तो लिख सकते हो ना, बस उसको बढ़ा चढ़ा के लिख दो। जो बात 1 लाइन में बोल रहे हो उसको 4 लाइन में लिख दो, आपका आंसर बड़ा हो जाएगा और आपको नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे। और एनकरेज वैल्यू बेस्ड थिंकिंग। और वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें क्या मिलता है? हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिलता है इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। इन चीज़ों का प्रचार वो करते थे। वो विमेन औरतों की जो शिक्षा है उसको भी प्रमोट करने की बात करते थे। टीचिंग्स में आपको पहले 3 बता चुकी हूँ, यहाँ मैंने 2 लिख दी हैं। टू थिंक फ्रीली, टू क्वेश्चन ऑथोरिटी। इम्पैक्ट क्या पड़ता है सोसाइटी पे? पहली बात तो ये कि भैया यंग बंगाल मूवमेंट कर गया फेल क्यों कर गया? क्योंकि सोसाइटी उस टाइम पर बिल्कुल भी रेडी नहीं थी कि वो इस तरह की रेडिकल थिंकिंग को मान सके, स्वीकार कर सके। और डेरोजियंस जो थे, हेनरी डेरोजियो के जो फॉलोअर्स थे, उनको ना सपोर्ट नहीं था किसी और का, किसी और बंगाली एकेडमिक्स का या किसी और बड़े आदमी का जिसका दबदबा है, उनका बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला। और देखिए, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हम कह तो देते हैं कि उस लीडर के कारण हमने जंग जीत ली, एक लीडर का नाम आता है, लेकिन ये समझ लो उसको लीडर बनाया किसने है? उसके फॉलोअर्स ने लीडर बनाया ना। अगर फॉलोअर नहीं होंगे तो लीड किसको करोगे, लीडर किसके बनोगे? तो इसलिए मासेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आप मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी, एकदम सच्ची सच्ची बताइएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अगर कोई आपको टॉपिक चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, मैं जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो लेके आ जाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।